ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द मैग्नेट्स एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है। तो पहले हमने देखा था यार कि मैग्नेट बस एक मटेरियल है, जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं बहुत सारे मेटल्स होते हैं, तो वैसे ही एक मैग्नेट एक मेटल एक मटेरियल है जिसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी, और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी दैट इट कैन अट्रैक्ट ईदर द सेम मटेरियल और some specific metals also. So those metals are iron, nickel, cobalt. फिर हमने बात की कि यार ये नेचुरली भी पॉसिबल है और आर्टिफिशियल भी हम बना सकते हैं। तो फिर हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। फिर हमने बात की थी कि यार बहुत रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। व्हाट वी मीन बाय दैट इज कि टेम्परेरी अगर हमें चाहिए तो हम टेम्परेरी भी बना सकते हैं, और परमानेंट चाहिए तो परमानेंट भी बना सकते हैं। मतलब क्या है, देखो टारगेट क्या है। सपोज यहाँ पे एक मेटल है और आपको इसे अट्रैक्ट करना है, लेट्स से आयरन है, तो आपको एक मैग्नेट चाहिए, बट आपको कुछ ऐसा सेटअप चाहिए कि ये आयरन अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जब आपका मन हो ये वापस से हट भी जाए। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक टेम्परेरी मैग्नेट चाहिए होगा जो आपके अकॉर्डिंग काम करे। जब मैग्नेट चाहिए तब मैग्नेट बन जाए, जब नहीं चाहिए तब वो हट जाए। तो फिर हमने आगे ये भी देखी कि कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं टेम्परेरी मैग्नेट बनाने का। तो हमने बताया टेम्परेरी मैग्नेट के कई मेथड है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं जिसमें हम कोर में सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। हम मैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है उसका भी यूज कर सकते हैं। हम फ्रिक्शन और रबिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जिनसे थोड़ा सा टेम्परेरी मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। फिर हमने बात की परमानेंट मैग्नेट बनाना है, सो वी नीड अ डिफरेंट मटेरियल एज अ कोर, दैट वाज स्टील। फिर हमने रीजन भी डिस्कस किया था कि क्या पॉइंट था, क्यों स्टील परमानेंट मैग्नेट बनता है, सॉफ्ट आयरन नहीं। फिर हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैंने ये बताया, सपोज ये एक मैग्नेट है और ये एक मेटल है, तो ये मैग्नेट तब इसे अट्रैक्ट कर पाएगा जब ये मेटल इसकी मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो वो जो फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है जहां पे ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बट मैग्नेटिक फील्ड को हम देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइन से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट नेम्स भी हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिंबल क्या यूज करते हैं, बी। यूनिट क्या होता है, टेस्ला। अच्छा, एक और यूनिट होता है वो भी हम याद कर सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर आप लोग समझ गए होंगे, ये यूनिट आया है इस वाले पार्ट से। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और डेंसिटी के वजह से, बिकॉज ये एरिया वाइज डेंसिटी होती है वॉल्यूम वाइज नहीं, इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जब हम फ्लक्स डिस्कस करेंगे देन विल डिस्कस दिस पार्ट। ओके, अभी के लिए रहने देते हैं। फिर हमने फील्ड लाइंस की बात की और उसकी प्रॉपर्टीज की बात की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फिर प्रॉपर्टीज के बाद हमने बात की कंपास, और ये यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कंपास की बहुत ही खास बात होती है कि उसकी जो मैग्नेटिक नीडल है ऑलवेज फील्ड लाइंस के अलोंग अपने आप को इंक्लाइन कर लेती है। तो अगर हमने अर्थ में उसे छोड़ दिया तो हमें पता चला कि अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करता है, इसलिए वो मैग्नेटिक लाइन अर्थ में इंक्लाइन हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा कंपास इंक्लाइन हो जाता है। बट अगर हम बात करें कि किसी अर्थ में नहीं, हम अर्थ का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम किसी मैग्नेट के पास अगर ये कंपास को मूव कराएं, तो हम चेक करते हैं कि जो नीडल है वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंक्लाइन होती है। और इस सेटअप से हमने जस्टिफाई किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के लिए किस तरह से दिखती हैं। तो क्लियर पता चला कि नॉर्थ से स्टार्ट होते हुए साउथ पे इंटर करती हैं, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ फील होगी। तो ये चीज हमने स्टार्टिंग में लिख दी थी, प्रॉपर्टीज में हमने यहाँ पर लिख दी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे इंटर करती हैं। तो सब लोग को याद होना चाहिए, अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है मतलब दिस विल बिहेव लाइक नॉर्थ। अगर ये आउटसाइड है, अगर इनसाइड चेक करें तो उल्टा हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ फील होगा। क्लियर? तो ये सेटअप हमने डिस्कस किया था। फिर हमने थोड़ी सी मोनोपोल के बारे में डिस्कस किया कि यार एक अकेला नॉर्थ या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसका जस्टिफिकेशन वगैरह भी देखा था।
तो यहाँ तक हमने मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन किया हुआ था। आज हमें इसी का मेन पार्ट याद रखना है कि मैग्नेट और कैसे बना सकते हैं हम। एक तो हमने देखा कि मटेरियल हमें मिल जाए, दूसरा हमें देखना है कि करंट के थ्रू भी मैग्नेट बन सकता है। तो इसलिए हमारे इस टॉपिक का नेम जो हो जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स हो जाता है। बेसिकली अब हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अच्छा, अभी थॉट हमारा ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के लिए, क्या सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि सबसे पहले जो और ऑर्स्टेड ने इसको प्रपोज किया, इनिशियल थ्योरी। तो हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इट्स इनिशियल थ्योरी was proposed by Oersted। ओके, और किस ईयर में, किसी को याद है? ओके, 1820 में ये जो है ऑर्स्टेड ने एक्सप्लेन किया हुआ था थ्योरी। ओके, सो अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली जस्ट इससे पहले हमने क्या किया, पूरा प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन किया। अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ हमने रिवीजन डिस्कस किया था। अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है कि इनिशियली थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑर्स्टेड। तो इनिशियल थ्योरी की अगर हम बात करें तो क्या एग्जैक्टली किया था ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद क्या कंक्लूड किया था? तो उसने बेसिकली एक वायर ली, ठीक है, उस वायर में करंट की, बट ये वायर किस पे रखा है एक्चुअली? स्टार्टिंग एक पेपर लिया, सो लेट्स से ये एक पेपर था, उस पेपर पे उसने एक वायर, करंट की वायर इंसर्ट की, ठीक है। सो इस पेपर पे ये करंट की वायर है जिसमें करंट किसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। सो लेट्स से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। अब उसने क्या किया, इस करंट करंट को जनरेट कैसे करेंगे? तो जनरेट करने के लिए उसने बैटरी का यूज किया एक। ओके, सो बैटरी मतलब आप समझ गए कि यहाँ से करंट फ्लो होगी और इस तरीके से करंट मूव होगी। ये हो गई हमारी करंट। अब उसने किया क्या कि यहाँ पर बहुत सारी आयरन की फिलिंग्स डाल दी, ठीक है, बहुत ही रैंडमली यहाँ पर आयरन की फिलिंग्स डाल दी। बट व्हाट ही ऑब्जर्व कि वो जो भी आयरन की फिलिंग्स थी, दे फॉर्म्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। जो भी आयरन फिलिंग्स उसने रैंडम डाली थी, दे फॉर्म्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर लाइक दिस। Okay, so these are iron fillings. Okay, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला यार कि अगर करंट इस तरफ जा रही है, सो आयरन फिलिंग्स तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव करने वाली हैं। सो इसका मतलब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सर्कुलर नेचर की है। ये उसने इंटरप्रेट करके बताया। सो बेसिकली उसने इंटरप्रिटेशन दी कि यार अगर करंट ऐसे मूव हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? सर्कुलर नेचर की होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, तो मतलब अब उसे एक और प्रॉब्लम है, ये चेक करके बताना होगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये चेक करके बताना होगा। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड, व्हाट ही कंक्लूडेड दैट, फॉर कंक्लूजन क्या निकला? फॉर स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, बट प्रॉब्लम इज कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता। तो फिर बताओ कैसे चेक करेंगे? सोचो अगर आप ऑर्स्टेड की जगह पर होते, कैसे कंफर्म करते कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? सर मैग्नेटिक कंपास वेरी गुड यार, ऐसा कभी भी कुछ हमें डिस्कस करना होता है सो बेस्ट होता है मैग्नेटिक कंपास रख के चेक कर लिया नीडल किस तरफ जा रही है। सो आफ्टर मैग्नेटिक कंपास
उसने कंक्लूड किया कि क्या सिचुएशन होने वाली है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास ही डिसाइडेड अ रूल फॉर डायरेक्शन। सो यूजिंग मैग्नेटिक कंपास he decided the direction। अब तो डायरेक्शन के लिए उसने क्या किया, डायरेक्शन के लिए एग्जैक्टली उसने क्या फॉलो किया वो समझे। डायरेक्शन के लिए उसने बहुत ही सिंपल सा पैटर्न रखा, क्या कि अगर वायर में करंट, ये वायर है, अगर करंट अपवर्ड है तो उसने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो किस डायरेक्शन में थी, वो क्लॉकवाइज थी। ओके, तो इसका मतलब अगर आई अप है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, क्लॉकवाइज। सॉरी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। इफ वी सी फ्रॉम द टॉप, this direction is actually anti-clockwise, b is anti-clockwise। क्लियर। और अगर उसने सेम एक्सपेरिमेंट चेक किया कि करंट को डाउन रखा और कंपास को यूज करके चेक किया तो उसे फील हुआ कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में आ रही है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर आई डाउनवर्ड किया तो उसने देखा कि जो बी है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है। तो उसने एक रूल दे दिया, कि यार कभी अगर आपको स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है तो डायरेक्शन के लिए रूल दे दिया, राइट हैंड रूल। सो उसने एक दिया राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल उसने क्या दिया कि अगर, एक सेकेंड, ओके, सो राइट हैंड रूल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट हैंड रूल क्या है, अगर आप अपने राइट हैंड का, ठीक है, यूजिंग राइट हैंड, लेफ्ट नहीं यूज करना है, ध्यान देना है, रूल ही राइट हैंड है। यूजिंग राइट हैंड अगर आप थंब को करंट के डायरेक्शन में करते हैं, होल्ड थंब along current, then the curl of your fingers, the curl of fingers gives direction of magnetic field, B। ओके, तो ये देखें, इसमें देखें, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप फील करें। सपोज आपने अपना थंब करंट की तरफ रखा है अपवर्ड, ठीक है, सो अभी आप फील करें पेपर में, अगर आप थंब वर्ड करेंगे सो योर कर्ल ऑफ योर फिंगर्स विल रिप्रेजेंट दिस आर्क। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है दैट दिस आर्क रिप्रेजेंट्स द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग देख लो दोनों चीजें जस्टिफाई हो रही है, लाइक होल्ड और थंब अप, थंब अप का अप। तो देखो फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रही हैं, आप थंब रखो, यू विल सी जो द कर्ल इज मेकिंग एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, सो कर्ल ऑफ फिंगर्स इज एंटी क्लॉकवाइज। ये सबको समझ आ गया ना, पक्का। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों फिगर में कर सकते हैं, कर्ल ऑफ फिंगर से ये देख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, कभी कभी किसी फिगर में कुछ डिफरेंट तरीके से भी बना दिया होता है। क्या, दो डायरेक्शन हम देखते हैं। नंबर 1, above the plane, above the plane of paper
तो फिजिक्स में अगर प्लेन ऑफ पेपर को हमें डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करता है, वी रिप्रेजेंट इट विद अ डॉट. So this means the direction is above the plane of paper. So it is basically a direction. Done. तो कभी भी ऐसा डॉट बनाओ डायरेक्शन मतलब समझ जाएंगे. इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अगर देखें, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अगर देखें, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस क्रॉस. सो ये भी एक डायरेक्शन है. क्या सर डॉट और क्रॉस में मीनिंग क्या है उसका? नहीं, कुछ मीनिंग नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट. मतलब जैसे मुझे x दिखाना है, आप दिखा दोगे x एक्सिस, y दिखाना है y दिखा दोगे, z कैसे दिखाओगे? इस तरीके से ना. तो ये z के लिए रिप्रेजेंटेशन बन जाता है कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है x y और z को रिप्रेजेंट करना है, so you can also represent this scenario with a simple one. You can represent it like this. This will become x, this will become y, and with a cross you can show this will become a z. Sorry, not cross, a dot. Above होगा ना z. So this is just a representation. Okay. क्लियर? मतलब 3D में करने से बेटर है, 2D में समझ में अच्छा आ जाता है ना. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है क्योंकि इस चैप्टर में सारी चीजें 3D में ही चलेंगी, तो इसलिए ये दो रिप्रेजेंटेशन बनाया है. और इनका मैं यूज समझा देता हूँ आपको कैसे. अच्छा, अभी मैंने करंट अप की, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी जल्दी बताएं. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज सबको समझ आ रहा है. अच्छा, अब दिस एंटी क्लॉकवाइज कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ दिस डॉट एंड क्रॉस. कैसे? सी, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू करंट अप जा रही है. अच्छा, अब आप ट्राई करो कि थंब ऊपर रखो और इस पेज पे फिंगर्स को चेक करो. जब आप फिंगर्स कर्ल करने का ट्राई करते हैं, सो यू विल सी योर फिंगर्स आर पॉइंटिंग इनटू द प्लेन. एम आई क्लियर? अगर आप अपने पेज पे कर्ल करने का ट्राई करो, हाथ ऐसे रख लो और थंब अपवर्ड करो और फिंगर्स को कर्ल करने का ट्राई करोगे, यू विल सी फिंगर्स आर गोइंग इनटू. एंड और अगर उन्हीं को कर्ल करते 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 इधर से कर्ल करते करते रिटर्न लाओगे, सो एट दिस पेज यू विल सी दे आर कमिंग आउट. एम आई क्लियर विद दीज टू थिंग्स? चेक करो एक बार. अगर मैं एक कर्ल बनाता हूं, देखें मैं फिर से लिखता हूं, अगर मैं एक कर्ल बनाता हूं ये, और ये कर्ल एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस पेज में ये इनटू जाएगा इस तरफ, लेकिन यहाँ के लिए ये क्या आएगा? आउट आएगा. क्लियर? तो इसका सर मतलब यानी आई की जो डायरेक्शन है वो प्लेन है ना? हाँ, आई इज इन द प्लेन. दिस आई इज द वायर इज इन द प्लेन. यस. ओके, सो वायर इज इन द प्लेन ऑफ पेपर. तो इसका मतलब जब मैं सर्किल बनाऊंगा, यू विल सी कि सर्किल के राइट साइड पे इनटू द प्लेन आएगी मैग्नेटिक फील्ड, और लेफ्ट साइड पे आउट ऑफ द प्लेन आएगी. तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है. वी कैन ऑल्सो से कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन. अगर मुझे यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर कैसी दिखेगी? आउट ऑफ द प्लेन. तो ये प्लेनर नोटेशन है. ये सर्किल क्या हो गया? ये 3D नोटेशन है. समझ आया? ये फिगर जो है ये 3D नोटेशन है, और ये 2D रिप्रेजेंटेशन है. समझ आया सबको कि इनटू जा रहा है और यहां से आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है. तो बेसिकली बी इज इनटू द प्लेन. अगर मैं जस्ट राइट साइड देखूंगा और अगर लेफ्ट तरफ देखूंगा तो बी क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन. समझ आया सबको? तो इसका कंक्लूजन सर ये, लेकिन जो इनटू द प्लेन है उसका आधा पार्ट तो आउट ऑफ द प्लेन भी है. मतलब नहीं, सिर्फ प्लेन पे चेक कर रहा हूं, मैं अंदर नहीं चेक कर रहा हूं.
मैं ये पूरा सर्किल नहीं देखना चाह रहा हूं, आई एम आस्किंग ऑन द प्लेन। बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये हम चेक कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू द सॉरी आउट ऑफ द प्लेन, या मैं लिख देता हूँ साइड में लिख देता हूँ, फॉर एबव केस लेफ्ट साइड ऑफ वायर प्लेन में, अगर पेपर के प्लेन में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी, आउट ऑफ द प्लेन। बी इज आउट ऑफ द प्लेन, और राइट साइड वो क्या हो जाएगा, Into the बी इज इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। समझ आया सबको? ये दो नए रिप्रेजेंटेशन समझ में आए? yes sir. पक्का किसी को डाउट तो नहीं है ना सॉल्व करने में इसमें? ओके, तो इसके बेसिस पे ऑस्टेड ने एक और चीज बताई। पहले राइट हैंड रूल देखो यार, राइट हैंड रूल में किसी को डाउट डायरेक्शन में? नहीं सर। ओके, तो यहां से ऑस्टेड ने स्पेशल पॉइंट बताया। क्या स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। क्या कि अगर आपको प्लेन ऑफ पेपर में चेक करना है, so if current is straight, so magnetic field कैसी है, सर्कुलर। क्लियर? हाँ सर। ये चीज क्लियर है? तो इसने एक स्पेशल पॉइंट बताया कि अगर हम उल्टा करें कुछ, हम क्या करें, करंट को सर्किल में घुमाएं। ओके, तो करंट को अगर हम सर्किल में मूव कराएं, लेट्स से इस केस में करंट है क्लॉकवाइज, आई है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, और इस केस में आई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसने ये बताया स्पेशल पॉइंट कि अगर करंट स्ट्रेट है सो बी सर्कुलर है, और यहां पर अब काम की बात, इफ करंट इज सर्कुलर देन बी क्या होगा, एट द सेंटर बी इज स्ट्रेट। हर जगह नहीं, सिर्फ सेंटर पे। ठीक है, बी स्ट्रेट होगा, रियल में बी स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्लोज लूप बनाना पड़ेगा ना, बी को हमेशा क्लोज लूप बनाना है। सो स्ट्रेट जैसी तो बात कभी आएगी नहीं, बट अगर सेंटर पे देखें तो एकदम स्ट्रेट फील होगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। अब हमें चाहिए डायरेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन अभी भी राइट हैंड रूल काम करेगा, स्विच कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है। क्या ओके, ये मैं थोड़ा साइड पे फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर, इन राइट हैंड रूल
rule, we can switch I and B। मतलब स्विच करना मतलब कैसे, एक्चुअल राइट हैंड में क्या था, अगर करंट स्ट्रेट थी तो कर्ल की तरफ थी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं उल्टा कर रहा हूं क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड कर्ल है, सॉरी करंट कर्ल ऑफ फिंगर्स है, करंट इज along curl of fingers, then thumb किस तरफ होगा, thumb will be along magnetic field, clear। so ये सबको समझ में आया, ये पक्का। ओके तो इसका मतलब ये है कि बताओ अभी कर्ल किस तरफ करेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो बताओ थंब किस तरफ पॉइंट करेगा, डाउन। डाउन का ना। सो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इसके अंदर कहीं पे भी चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी, इनटू द प्लेन, क्लियर। किसी को डाउट कुछ, मुझे नहीं। ओके अगर हम फिंगर्स कर्ल एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो अब थंब किस तरफ करेगा पॉइंट, डाउन। पक्का ये सबको समझ आ रहा है ना। फिंगर्स अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करूँ, यू विल सी कि थंब कैसा पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है। सो इनसाइड दिस सर्किल कैसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड, आउट ऑफ द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। इस टाइप, ठीक है। हर जगह पर बी क्या होगा, आउटसाइड होगा। ओके और वो वायर के अंदर हर तरफ होगा ना, हर जगह होगा। हाँ वायर के अंदर हर जगह इनटू होगा, बट इस प्लेन में, 3D में नहीं, 3D में मैं अभी दिखा रहा हूँ, 2D में देखेंगे तो प्लेन के अंदर ही जा रहे होंगे सारे। हाँ इस रूल का भी हम फिगर देख सकते हैं, राइट हैंड का जो मैंने अभी उल्टा रूल बताया, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं, देखें समझ में आया इस रूल का क्या काम है। अब हमने करंट को कर्ल में कर दिया, जैसे ये कॉइल है तो इसमें क्या हो रही है, करंट ऐसे अंदर गई और फिर सर्किल बना के बाहर आ रही है, क्लियर। तो इसका मतलब करंट कैसे है, पहले पीछे गई और फिर बाहर आ रही है, डन। करंट पहले पीछे गई फिर बाहर आ रही है। तो अगर कर्ल इस तरीके का है, कैसा, अगर मैं टॉप से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज कर्ल है, तो थंब कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, यहाँ से निकल रही है। समझ आया सबको, हाँ सर। हाँ। ओके चलो सर ठीक है। तो ये सोलेनॉइड्स में यूज होता है। हाँ जहाँ पे कहीं पे भी सर्कुलर दिख जाएगा वहां पे यूज होगा, सोलेनॉइड तो इसका एक फाइनल एग्जांपल है, ठीक है। ओके सर। ओके तो ये दो चीजें होंगी। अब मैं क्या बता रहा था, आप पूछ रहे थे कि एक्चुअल कैसे दिखेगा। सो ऑर्स्टेड ने उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर वायर को सर्कुलर कर देंगे तो एग्जैक्टली कैसे दिखने वाला है, ठीक है। चले देख लेते हैं। ओके तो उसने क्या किया, अभी एग्जैक्टली मैं वो फिगर तो नहीं बनाऊंगा, कि उसने इस चीज को चेक करने के लिए पूरा एक, सॉरी, पहले एक प्लेन ऑफ पेपर लिया, ठीक है, और उस पर एक सर्कुलर आर्क रख दिया, ठीक। तो मतलब करंट अभी कुछ हो गई ऐसे,
तो ये हाफ पार्ट आपको दिखेगा। ये आपको समझ आ रहा है कि ये रिंग क्या है, ये रिंग एक्चुअली हाफ इन जा रही है और फिर नीचे की तरफ ऐसे कंप्लीट। इतना पार्ट समझ आया यार? यस ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। हाँ, तो अभी लेट्स से इसमें करंट फ्लो हो रही है इस तरफ, डन। इस तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो उसने देखा कि वो जो फिलिंग थी वो किस तरफ अपने आप को इंक्लाइन कर रही थी। आयरन फिलिंग जो थी वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइन कर रही थी। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट थी सेंटर पे, और इस तरीके से इंक्लाइन कर रही थी अपने आप को। इस तरीके से आयरन फिलिंग्स हो जा रही थी। ये तो ये थी कुछ हमारी आयरन फिलिंग। मैं भी इसे बना रहा हूँ 3D में और अच्छा फिगर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो आयरन फिलिंग कुछ इस तरीके से शेप फॉर्म कर रही थी, इस टाइप में आयरन फिलिंग्स। सो इससे ये तो पता चल रहा था कि एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप में दिखने वाला है। बट अगर मैं एग्जैक्टली आपको बनाऊं कि एक 3D में एक सर्कुलर वायर का कैसे दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखें, जब भी इस टाइप का रिंग बना रहे हैं दैट मीन्स ये 3D पे रिंग है। अब लेट्स से मुझे इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है। सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, ये डायरेक्शन। समझ आया सबको? ये मैं लिख रहा हूँ कि करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ये परपेंडिकुलर टू प्लेन रखा है मैंने, करंट इज सर। एंटी क्लॉकवाइज, यस। आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। या वेरी गुड यार। सो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बात करें, सो यू विल सी कि अगर मैं कर्ल रखूं एंटी क्लॉकवाइज, सो थंब कैसा पॉइंट करेगा, इस तरफ। सबको ये फील हुआ? जल्दी से तुरंत कर्ल करो फिंगर्स ऐसा एंटी क्लॉकवाइज टाइप। सो सर यू, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा ना? नहीं, राइट हैंड को कर्ल करो, पर आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। फील द रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये रिंग कैसे, अगर सर्किल ऐसे बना है मतलब प्लेन में है, और सर्किल ऐसे बना है मतलब कैसा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये चीज आपको पता है ना? मतलब ये रिंग कैसे रखी हुई है, 3D में रखी हुई है, इन साइड रखी हुई है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, अगर कर्ल इस तरह से राइट हैंड का, सो मैग्नेटिक फील्ड इधर पॉइंट करेगी ना, चेक करके देखो। सर मतलब विद द प्लेन। हाँ, विद द प्लेन। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये जो है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। सर तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरफ दिखेगी ना। सर 1 मिनट में वीडियो ऑन करके देखा। 1 सेकंड रुके, देखे, 1 मिनट रुके। मैं और एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको। देखे, अगर मैं 2D में फिगर बना रहा हूँ, देखिए मैं अभी बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और करंट जा रही है ऐसे। समझ आया? बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? जेड एक्सिस। अरे सही से बताओ। करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में होगी? वाई। वाई में क्यों होगी? ये प्लेन में रखा हुआ है, जेड जेड है। में होगी ना? परपेंडिकुलर। जेड में होगी ना? जेड में होगी यार। फिर से चेक करें, फिर से देखें। ये अगर ये नहीं समझोगे तो आगे तो पूरा चैप्टर वेस्ट हो जाएगा। ये नहीं समझे तो पूरा चैप्टर वेस्ट होगा। पहले फिर से समझे, देखें। अगर कोई चीज प्लेन में रखी है, ये पेपर का प्लेन है, मैंने इसी में सर्किल रख दिया, तो ये एक्स है, ये वाई है। अब थंब तो हमेशा आउट या इन ही जाएगा ना, तो मतलब जेड या माइनस जेड ही आंसर हो सकता है ना। रुको, पहले ऐसे ही करते हैं, ये बाद में समझते हैं, पहले सारी डायरेक्शन देख लेते हैं। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये हटाते हैं, एक और एग्जांपल मैं पहले चेक कर लेता हूँ आप लोग को समझ आया या नहीं।
ये है -z और ये है y और ये बना है हमारा रिंग। ओके, सो ये जो करंट है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करंट जो थी इस फिगर में करंट जो थी वो थी XY प्लेन में। अच्छा, यहाँ पे करंट अब किस प्लेन में है? y एंड -z प्लेन पे। डन। लेट्स से डायरेक्शन है ये। अब बताओ b किस तरफ होगा? टफ है बट एक बार सोचें और फील करें। -x। ओके, ये तो मैंने काफी टफ दे दिया एक्चुअली 3D में, बट फिर भी आपको ट्राई करना है। अच्छा, ये बताओ इनटू द प्लेन होगा या अबव द प्लेन होगा? बस इतना बता दो। इनटू प्लेन होगा। Into the plane. इनटू द प्लेन, बस इतना काफी है। इनटू द प्लेन होगा, सर बस इतना फिर वो काफी है। -x हो जाएगा ना? हाँ, तो अगर इनटू द प्लेन हम देखें तो हमें पता है कि पहले x आता है, y आता है और थंब बिलोंग होता है z के। ठीक है, डन। और इसमें जो थंब होगा वो किस तरफ होगा? इनटू द प्लेन। तो बताओ इनटू द प्लेन कौन सी एक्सिस होगी? x होगी क्या? नहीं, -x होगी। ठीक है, सो हाँ। इसलिए वो जरूरत नहीं है अभी। देखो वो जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो XYZ होती हैं दे फॉलो द राइट हैंड रूल। एक्चुअली चाहिए तो चलो एक स्टार मार्क वाली बात सीख लो। XYZ एक्सिस फॉलो राइट हैंड रूल। मतलब राइट हैंड रूल मतलब क्या है? XY में अगर फिंगर कर्ल करो तो Z की तरफ थंब होगा। ठीक है, फिंगर्स फ्रॉम X to Y, देन थंब किस तरफ होगा? Z की तरफ। जेड। अच्छा चलो, अब इसमें अगर आपको फील करना है, अगर ये रूल फील करना है, अभी इनटू द प्लेन तो समझ आया, बट कुछ लोग का डाउट है सर x होगा या -x होगा। तो देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्या? X to Y फिंगर कर्ल करो तो थंब किस तरफ होना चाहिए? Z की तरफ। अगर आपने x को इनटू द प्लेन माना और आप थंब को, फिंगर्स को कर्ल करना ट्राई करो, इनटू द प्लेन से आउट ऑफ की तरफ कर्ल करो, थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? राइट साइड। अगर आप इनटू अपनी फिंगर से आउट की तरफ देखोगे तो थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? Z की तरफ। क्लियर? तो इसका मतलब इनटू में x नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? -z। मतलब इनटू में क्या है? -x है एक्चुअली। ये चीज यहाँ तक समझ में आई आपको? हाँ सर। सर वो -x कैसे आया वो नहीं समझा। अच्छा, पहले ये पता है XYZ फॉलो द दिस रूल। अगर ये x है, ये y है, फिंगर्स कर्ल करो x से y की तरफ। फिंगर कर्ल करो x से y की तरफ, तो थंब किधर होगा? अप होगा या डाउन? अरे राइट हैंड में फिंगर x से y की तरफ कर्ल करो। Z की तरफ है। ठीक है, जेड फिंगर की तरफ। अप होगा कि डाउन? अप होगा। अब ये फिंगर्स हैं तो ये थंब है ना। डन। और हमें पता है कि अप मतलब क्या होता है? Z एक्सिस होता है। क्लियर? हाँ सर। तो अब अगर मैं इसका कुछ उल्टा ट्राई करता हूँ, देखें, अब मैं कुछ रैंडम सा ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने Z बनाया और Y बनाया, सॉरी, Z बनाया Y बनाया, तो क्या करना पड़ेगा? सोचे, X कहाँ पर होगा? X इसका मतलब इनटू द प्लेन होगा, तभी आप कर्ल कर पा रहे हो। तभी हम कर्ल करेंगे X to Y, और थंब कहाँ पॉइंट करेगा? Z। अब x मतलब फिंगर्स को इनटू द प्लेन फील कराना है आपको, ऐसे प्लेन में ही नहीं रख लेना है।
फिंगर्स इनटू द प्लेन है और वाई की तरफ लाओगे तो थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? जेड की तरफ। ये समझ आया क्या ये फिगर? हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड। सर सो फिंगर्स आपको इनटू रखना है और आउट लाना है, तो ये तो थंब बैक। तो इसका मतलब जब ये माइनस जेड है तो फिर यहाँ पर समझ गए ना आप? इसका मतलब यहाँ पर कौन सी एक्सिस होगी? अंदर एक्स नहीं होगी, अंदर क्या होगी? माइनस एक्स होगी, क्योंकि जब अंदर एक्स होगी तब तो थंब लेफ्ट तरफ होगा, राइट तरफ होगा। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर हम सीख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर वायर की कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से रहेगी। देखिए, अभी मैंने बताया, जस्ट आपको यही समझाया ये सिनेरियो कि प्लेन पे रखा हुआ है तो किस तरीके से डील करते हैं। अब आप समझे, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 2D है, फुल सर्किल मतलब ये 2D है, ये प्लेन है एक्स और वाई। डन। अगर मैं इसे 3D बनाऊं तो इसी सर्किल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओवल शेप्ड। ओवल शेप्ड का मतलब होता है कि ये किस में रखा है? 3D में रखा हुआ है। डन। और प्लेन्स देखे कैसे होगा? ये प्लेन डिफरेंट है, ये प्लेन वाई है, बट ये जो 3D है ये प्लेन, ये एक्स है एक्चुअली। समझ आया? मैंने फिगर को टिल्ट कर दिया है, हाँ सर, अब अब ये समझ में 3D आया। फिगर हो गया एक्चुअली। तो पक्का पता है यार, मजाक नहीं, सच में सबको समझ आया कि ये 2D हाँ फिगर सर। को जब हम टिल्ट कर देते हैं तो ये 3D फिगर बन जाता है। सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल इमेजिन हो रहा है हाँ एक्स और सर। वाई हमारा हाँ योग्य सर, मतलब यानी वाई। अभी वो YZ प्लेन में है यस, y इनटू द प्लेन चला गया, x इनटू द प्लेन चला गया। और पेपर हमारा कहां पर है? पेपर हमारा बन गया YZ प्लेन। क्लियर? सो ये XY प्लेन है, 2D XY प्लेन, और ये हमने इसका 3D वर्जन बना दिया। कौन सा प्लेन कर दिया इसे? YZ प्लेन में देख लिया। समझ आया? हाँ सर। पक्का? तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट डालूं, सब देखेंगे, अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट डालें तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? आउट, मतलब जेड। अरे भाई ये करंट है, हाँ सर। राइट हैंड थंब रूल से ये क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब हाँ, सिनेरियो में यहाँ पर जेड होगी। कर रहा हूँ कि अगर करंट है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो अब अपने फिंगर्स को एक्स की तरफ इनटू द प्लेन लेके जाओ और बाहर की तरफ कर्ल करो, सो यू विल सी योर थंब पॉइंटिंग दिस डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में। हाँ राइट। अभी समझ आया क्या? हाँ सर अभी हाँ सर। ओके, तो फिर बेटर है यार। अभी हम फिर सॉल्विंग पे जा सकते हैं कि एग्जैक्टली सर्कुलर की दिखेगी कैसे। कर ले, सबको समझ में आ गया कि अगर कभी भी रिंग टाइप को ऐसा ओवल शेप्ड बना दिया मतलब 3D में रखी हुई है ये। डन। और अगर सर्किल बना है मतलब ये 2D पे रखी हुई है। क्लियर है? ओके, तो देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अब एग्जैक्टली कैसे दिखेंगे और ड्रॉ कर लेते हैं सारी चीजें। तो ये रिंग मतलब ये ओवल शेप्ड बना हुआ है, मतलब एग्जैक्टली देखे तो ये प्लेन है और ये रिंग इनटू द प्लेन रखी हुई है। समझ आया सबको? अब अगर इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दूं तो देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी अभी तो बताया? राइट साइड। राइट साइड पे जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की एरो राइट साइड पे रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी।
अच्छा, इसका मतलब याद है मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ बाहर जा रही है, हमेशा टू वे होती है, क्लोज लूप बनाती है, मतलब यहाँ से क्या हो रही होगी, अंदर आ रही होगी। समझ आया? तो ऐसा शेप आपको याद है, एग्जैक्ट ऐसा शेप आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। कब? अगर ये एक मैग्नेट होता, याद है, अगर ये नॉर्थ पोल होता और ये साउथ पोल होता तब काम बन जाता। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती और साउथ पे इंटर करती। याद है कुछ? हाँ सर। इसका मतलब अगर थोड़ी सी ऊपर देखेंगे तो ये अगर इधर जा रही है तो यहाँ से पक्का इंटर भी करेगी। हाँ डन। अगर ये कोई यहाँ से जाके ऐसे क्लोज लूप बना रही है तो बेसिकली रियल में सारी ही क्लोज लूप बनाती हैं। डन। हाँ इस सर। तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होने वाली है। तो बेसिकली एक सिंगल लूप जो होता है ना, वो एक मिनी मैग्नेट है। फील किया? ये एक छोटा सा लूप मिनी मैग्नेट है। तो क्या करेंगे अब हम पूरी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पर आपने आयरन फिलिंग्स के थ्रू देखा, दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा हाँ है ये सर। फिगर? एग्जैक्ट यही वाला अब हम ड्रॉ करने वाले हैं कि एग्जैक्ट 3D में आपको दिखेंगी। कैसे? आपको ऐसे दिखेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी, यहाँ से जाएंगी और यहाँ से एंटर होंगी। क्लियर? बट किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो प्लेन में अगर आप इस तरफ से देखोगे, व्यू करोगे इस तरफ से, so you will see कि all the fields are coming towards the you. Clear? All the field will be coming, will feel like coming towards you. समझ आ गया? हाँ सर। ओके, तो ये मैंने 3D व्यू पूरा बना दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑर्स्टेड ने जो देखा था उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या है। ओके, डन। और ये कैसा काम करता है? मिनी मैग्नेट के सिमिलर होता है। डन। तो ये इतनी चीजें हमने यहाँ तक आज डिस्कस कर ली हैं। काफी अच्छी चीजें हमें डिस्कस करने को मिली आज कि ऑर्स्टेड के जो 2 एक्सपेरिमेंट थे उन सबको कैसे कर सकते हैं और राइट हैंड रूल कैसे यूज कर सकते हैं, और राइट हैंड रूल को 2D और 3D में कैसे यूज करते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट तो बताएं। नहीं सर। ओके, गुड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूले में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूले एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी। डन। अच्छा, तो वैल्यू किसने कैलकुलेट करके दी? 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करके दी कि ड्यू टू अ वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। सो आई विल राइट हियर ओके। सो बायो एंड सावर्ट ने 1820 में जैसे ही उसने डायरेक्शंस बताई, ये लोग रिसर्च में लग गए और इन्होंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताया कि फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू कितनी आने वाली है। डन। तो ये चीजें उन्होंने
कैलकुलेट करके बताई। तो अब हमारा पूरा टास्क है फॉर्मूले डिस्कस करना, और ये याद रखना है कि यार ये फॉर्मूलाज टफ हैं, बट आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज पे फोकस करना है। डन। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। सो यहाँ पर अब हमारा पार्ट है डिस्कस करना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डन। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यार, अभी बता दो। चले तो मैग्नीट्यूड स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, ड्यू टू अ चार्ज ओके। सो दो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मतलब मैग्नीट्यूड अगर हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड का, सो ड्यू टू अगर मूविंग चार्ज हम देखें यहाँ पर, तो आप लोग को ये ऑलरेडी पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव होता है करंट उसी तरफ मूव होती है, बट नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होता है करंट उसके अपोजिट मूव होता अपोजिट है। डायरेक्शन। ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इधर, सो करंट मूव होगा अपोजिट, ये हो जाएगा अपना करंट आई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव मूव हो रहा है इधर, तो करंट भी कहाँ मानेंगे, उसी डायरेक्शन में। पक्का ये चीज क्लियर है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन गलत हो जाएगी ना, अगर आप थंब करंट की तरफ नहीं करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा ना। डायरेक्शन अपोजिट टू करंट। ओके। तो देखें फॉर्मूला क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं। तो जो एक चार्ज है, ये एक लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, ये जा रहा है इधर, ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इसके पास स्पीड होगी, लेट्स से v स्पीड है। अब लेट्स से आपको कैलकुलेट करना है कि ये चार्ज मूव हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, किसी को याद है मैंने कहाँ पर ये बताया था कि अगर एक चार्ज मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। चार्जेस में स्टार्टिंग प्रॉपर्टी चार्जेस के स्टार्टिंग में आपने बोला था। वेरी गुड। मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और लेट्स से आपका मन है कहाँ पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये पॉइंट P पर। डन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देन मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट। इस गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए P पर। तो भाई हमें एक चीज पता होना चाहिए ना, ये पॉइंट दूर कितना है। ये सबको समझ आया, क्या पता होना चाहिए, ये पॉइंट का पोजीशन कितना है। क्लियर। अच्छा, सिर्फ इस पोजीशन से काम नहीं बनेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पोजीशन कितने एंगल में है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इस लाइन से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, सो 20 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएगा, ऐसे देखूंगा तो 20 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा ना, फिर तो दोनों जगह डिफरेंट होगी ना मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है,
डिस्टेंस कितनी है और एंगल कितना है, समझ आया सबको? हाँ सर। तो बी का फॉर्मूला होता है बेटा के क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और बेटा इसे याद ही करना है, अगर आप याद करने लग गए तो इतना कुछ टफ नहीं है। देखो क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर वन स्पीड तो चाहिए। अगर स्पीड जीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहली लाइन यही लिखता हूँ, इफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब V क्या हो गया? जीरो। तो रेस्ट वाले चार्ज के पास कभी भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्या? नहीं। यही चीज हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा भी तो जीरो हो सकता है ना? इफ साइन थीटा जीरो, देन ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। कोई बताओ यार, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? 0 डिग्री। ओके, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा अब मुझे फिगर देख के बताओ यार, थीटा जीरो कब होगा? जब हम कौन से पॉइंट पे ढूंढेंगे? जब वो उसके लाइन में आएगा। जब उसके लाइन में होगा। वेरी गुड यार। तो इसका मतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर एक चार्ज जा रहा है, अगर उसके लाइन में आप चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, इधर उधर रहेगी हर जगह पर। समझ आया? ओके। हाँ सर। तो मैं ये इस चीज को और डिटेल पे लिखता हूँ क्या, कि अगर एक चार्ज मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, सो इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर पॉइंट P है, सो B एट पॉइंट P क्या आएगा? जीरो। एक दो फिगर और बना देता हूँ। लेट से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो इस लाइन पे कहीं पे भी अगर मैं चेक करने लग गया तो इस पॉइंट पे क्या आएगी? जीरो। क्लियर? सो इन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज मीन्स along the line of motion of charge. डन? पक्का? तो ये दो चीजें पता चली, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे हो जाएंगी? अगर चार्ज मूव ही नहीं हो रहा तो जीरो, या तो फिर उसकी लाइन में आ गया तो फिर जीरो। थर्ड पार्ट बताओ, मैक्सिमम कब होगा? कौन सी चीज मैक्स होनी चाहिए? 90 डिग्री होगा। साइन यस, वेरी थीटा, गुड, वेरी गुड। If साइन sin थीटा एट theta is 90 1, इज 1 then मैक्सिमम। B is maximum. वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। सो थीटा कब 90 होता है? 1 कब होता है? थीटा 90 डिग्री। डिग्री के लिए। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू मोशन। परपेंडिकुलर टू करंट। ठीक है, परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक। अच्छा अब इसमें एक ही चीज बच रही है, जो चीज आपको नहीं पता है, बताओ वो क्या है? के। वेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। या वेयर के इज कांस्टेंट। और ज्यादा टेंशन मत लेना, याद कर लेना इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, 10 टू द पावर -7। समझ आया? के की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर -7। अच्छा किसी को याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी एक के आता था? मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ऐसा रहता है। 10 to the power -6। नहीं, चलो अच्छा मैं तीनों फोर्स को कंपेयर करा देता हूँ, देखना। तीनों फोर्स को कंपेयर कराता हूँ। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी ग्रेविटेशन। सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने नहीं बताया। ओके चलेगा, कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑल दीज आर सिमिलर फोर्सेस। देखें तो ये फोर्स जो है, ये ऐसे सेपरेटली लिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ इसका रिलेशन नहीं है।
F इज इक्वल टू होता है G m1m2 बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक क्या हो गया अभी जस्ट हमने देखा, K Q1 Q2 by R। हाँ, तो यहाँ पर Q1 Q2 नहीं है एग्जैक्टली ये मैग्नेट का अलग ही चीज होती है प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो उसके बारे में। लेट से इसको भी कुछ मान लेते हैं। एक्चुअली स्मॉल एम ही होता है यहाँ पर, बट वो स्मॉल एम का मीनिंग अलग होता है। लेट से कैपिटल एम, ओके, m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये m1m2 एग्जैक्टली क्या है, पोल स्ट्रेंथ। सर किसकी पोल स्ट्रेंथ? किसकी पोल स्ट्रेंथ सर? अरे भाई नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, यानी दो अलग मैग्नेट्स की या सेम मैग्नेट? दो अलग मैग्नेट है यार, उन दो मैग्नेट के बीच फोर्स चेक कर रहे हैं। इसका नॉर्थ इसका साउथ, ये कितना पावरफुल है, ये कितना पावरफुल है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है। ओके। अरे दोनों पोल का तो सेम ही होता है ना, इसका हाँ नॉर्थ हो या साउथ हो वो तो सेम ही रहेगा। तो वो है लेट्स से m1 और दूसरे वाले का m2, ठीक है। हाँ सर। हाँ ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलो अच्छा, फिगर अब इतना सब कुछ बना दिया है तो फिर पूरा ही बना देता हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ग्रेविटेशन कब होता है, जब दोनों के मासेस होते हैं m1 m2 और बीच में गैप कितना है r। यहाँ पर है नॉर्थ साउथ बीच की डिस्टेंस, और इनका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो है m1 और ये है m2। ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच गैप है r। तो इनका जो ये कांस्टेंट है वो देख लेते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। जी बताओ कितना होता है? 6.67 into 10 to the power 6.67 minus into 11। 10 to the power minus 11. -11। इसका k कितना होता है? 10 to the power minus 7. इसका k कितना होता है? 10 to the power था नहीं सर। ओके, तो आप समझ रहे हो कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी एक स्ट्रांग फोर्स है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, बताएं। न्यूक्लियर फोर्स याद है? हाँ सर। न्यूक्लियर फोर्स, अरे लास्ट ईयर बताया था कि सबसे वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशन, फिर मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होता है न्यूक्लियर। डन। तो यहाँ पे ये जो k होता है ये कितना होता है, 10 to the power -7। क्लियर? अच्छा, इन सब के k की कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन ज्यादा याद नहीं करनी। आप समझे, सिर्फ मैं नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ। इन k का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। मैं वो स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। ये जो k होता है इसको लिखते हैं बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको रीड क्या करते हैं, म्यू, आप जानते हो ना इसे। हाँ सर। माइक्रो टाइप, माइक्रो जो होता है वही वाला म्यू है, ठीक है। सो इसको रीड करते हैं म्यू। अच्छा, लेकिन अगर म्यू नॉट होता क्या है उसमें? बताते हैं, रुको। इसका वाला जो के है वो होता है 1 अपॉन म्यू नॉट का उल्टा होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रुको, एक्चुअली 1/4 पाई, इसमें म्यू नॉट कहाँ था, ऊपर था, इसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे रहता है। सो दिस इज स्टाइलिश टाइप ऑफ ई जिसको हम नेम देते हैं एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन। तो ये दो चीजें हैं। अब ये हैं क्या एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। सो ये जो म्यू है, इस म्यू को बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम में परमिएबिलिटी कितनी है। तो बेसिकली ये परमिएबिलिटी पता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक नेचर को।
मतलब मैं सीधी बात करूं तो ये सिर्फ हमें ये बताता है कि अगर मैं वैक्यूम में दो मैग्नेट रख दूंगा तो वो कितना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। भाई के पे डिपेंड करेंगे दोनों, देखो ना वो कितना अट्रैक्ट करते लेकिन हैं। फिर अर्थ पे और वैक्यूम में डिफरेंट होता है। हाँ डिफरेंट होगा यार, हम तो वैक्यूम का ही डिस्कस करेंगे। एयर का अलग होगा, डिफरेंट मीडियम में अलग होगा, वाटर का अलग होगा, ठीक है, सारे मटेरियल का लेकिन अलग होता ऐसे है। कैसे डिफरेंट होगा, यानी क्या, कौन से मतलब यार फैक्टर पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक नेचर पे डिपेंड करेगा। वैक्यूम मतलब कोई मैग्नेटिक नेचर नहीं है तब कितनी वैल्यू है। ये दो मैग्नेट है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो ये कितना अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे रख दो एक मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन का मतलब आयरन मेल्टेड फॉर्मेट में रख दो, अब उसके अंदर दो मैग्नेट रखो तब वो क्या रिएक्ट करेंगे। तो जो इस मीडियम की परमिएबिलिटी होगी वो बन जाएगी आयरन की परमिएबिलिटी। समझ आया? वाटर में रख दोगे तो वो बन जाएगा वाटर की परमेबिलिटी। क्लियर? अच्छा, बेसिकली मीडियम का मैग्नेटिक नेचर बताते हैं ये, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन है इसका नेम क्या है? इसका नेम है परमिएबिलिटी, सॉरी परमिएबिलिटी हो गया, इसका नाम है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, ये क्या चीज बताएगी? ये बताएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर ऑफ मीडियम। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट चीज हैं किस चीज को बताने के लिए कि ये जो स्पेस होता है यहाँ पे मैग्नेटिज्म भी वर्क कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी वर्क कर सकता है। और जब इसे और ज्यादा हम सॉल्व करें और रिलेट करते हैं तो एक रिलेशन आता है दैट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c²। होल्ड करें, वेयर वेयर c is equal to speed of light. So this shows that light has both effect electrostatic and magnetic nature. समझ आया यार सबको? तो यहाँ पर अब आप पॉइंट है कि यार याद क्या क्या करना है। तो बेटा ये सब कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या याद करना है ये कि k की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷। अब थोड़ा सा अगर और आगे हम जाए तो नेक्स्ट आपको याद करना है ये कि कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि कभी कभी ऐसा फॉर्मूला मिल सकता है ना, μ0/4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? बढ़ाया। ये बन गया हमारा के, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं याद करना है कुछ भी, सिर्फ इतना याद करना है कि के को कभी कभी ये लिख सकता है। तो आप डर मत जाना कि नहीं सर ये क्या लिख दिया, ये तो पढ़ाया ही नहीं है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको के हाईलाइट करके लिखा दिया। मैं इस टर्म को हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे इसी चैप्टर का पार्ट है, बाकी सारा कुछ प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है, ये हमारा इसी चैप्टर का पार्ट है। ओके ठीक है, डन। तो यहाँ तक हमने सीखा और हमने एक फॉर्मूला भी देख लिया। ये फॉर्मूला जल्दी से याद करो, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। सबने लिख लिया फॉर्मूला? हाँ सर।
सर या सर क्यू कूलम्स में रखना है। हाँ यार, एमकेएस यूनिट है ना सारा कुछ, तो कूलम्स में रखेंगे। ओके, मूविंग इन अ सर्किल, मूविंग क्लॉकवाइज वगैरह तो थोड़ा देना भूल गया मैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे इज मूविंग क्लॉकवाइज इन अ सर्किल। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा, एक इलेक्ट्रॉन है और ये मूव हो रहा है क्लॉकवाइज। अब हमें कहाँ पर बतानी है मैग्नेटिक फील्ड? सेंटर पे बतानी है यार। तो पहले बताओ थीटा कितना होगा, एंगल बिटवीन वी एंड आर। 90। समझ आया सबको? हाँ सर। एंगल बिटवीन वी एंड आर वो कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि 90। सर्किल में तो वी हमेशा ऐसे पैरेलल होगा, टेंजेंशियल, और आर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो साइन थीटा की तो टेंशन ही नहीं बची। साइन थीटा कितना हो गया? 1। 1। अच्छा, एक कम हो गया। अभी बाकी सारी चीजें सॉल्व करें जल्दी से। आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सॉल्व करके रखें, मैं डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, डायरेक्शन बता दो पहले। सर अबव द प्लेन। डायरेक्शन बताएं, अबव द प्लेन। हाँ देखें क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली समझें। बिकॉज Sir, into इलेक्ट्रॉन the इज plane. मूविंग, नहीं गलत है यार। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग आउटवर्ड। एंटी क्लॉक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज, देन करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ये इंपॉर्टेंट था। तो हमें तो करंट के हिसाब से देखना होता है ना। करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल क्या होगा? करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। आई है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फिंगर्स किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब किस तरफ होगा? अपवर्ड, Upward. above the plane। या तो डायरेक्शन से रिलेटेड मैंने, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इतना डिटेल में लिख दिया है। सर या चार्ज को साइन के साथ ही यूज करना होता है। नहीं, एक्चुअली साइन के साथ यूज कर लो, बट हमने वो अलग डिस्कस कर लिया ना। आप निगेटिव लिखोगे तो मतलब उल्टा आंसर आएगा ना, तो विदाउट साइन यूज कर लो। ओके। डायरेक्शन तो हम कॉमन सेंस से निकालेंगे ना, तो इसलिए विदाउट साइन यूज कर लो। ओके। चलो तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपकी। देखें इधर, आर कितना गिवन है? 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब जानते हैं आप? 10 टू द पावर 10 to the power -10 मीटर। मीटर। डन, वेरी गुड। अच्छा, ये जो आरपीएस है इसका मतलब क्या होता है? रोटेशन पर सेकंड। मतलब ये हमें एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है? वी दिया है या ओमेगा? ओमेगा है। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, रोटेशन पर सेकंड। मतलब ये थोड़ा सा एक रिलेशन है, ये शायद मिस हुआ, स्लिप हुआ। यहाँ पर देखेंगे एक नई चीज हम यहाँ पर देखेंगे, एक होता है स्पीड, एक होता है एंगुलर स्पीड। ठीक है, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन v से, एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं w। इस w का जो नेम होता है वो होता है ओमेगा। ओके, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? इन दोनों में रिलेशन होता है दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये रिलेशन आता कैसे? स्पीड मतलब लीनियर डिस्टेंस, आर्क पे डिपेंडेंट होती है, और एंगुलर मतलब एंगल पे डिपेंड होता है।
तो किसी को आर्क और एंगल में रिलेशन पता है? हाँ सर, arc is equal to radius into angle. Exactly. So this belongs to arc is equal to radius into angle. So basically ये angular speed means it belongs to angle. समझ आया? इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हो या सिंपल भी याद रख सकते हो दैट v is equal to r ओमेगा. डन. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ओमेगा कितना है? ओमेगा पता कैसे चलता है? इट इज 10 to the power 6 रोटेशन पर सेकेंड. मतलब उसको क्या लिखते हैं? आरपीएस लिखते हैं. याद रहेगा, आज हमने बहुत सारी नई चीजें देखी हैं. मतलब ये लेक्चर पक्का आपको रिवाइज करना पड़ेगा वरना सब कुछ भूल जाएगा. दिस लेक्चर इज कंपल्सरी टू रिवाइज. ओके, इतने रोटेशन पर सेकेंड. अब ये बताओ एंगल कितने कवर करेगा वो? क्योंकि ओमेगा को क्या होना चाहिए? एंगल में होना चाहिए. सो वन रोटेशन मतलब कितना? 1 रोटेशन मतलब होता है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन. सर वो रेडियन में होना चाहिए. हाँ, वो रेडियन में होना चाहिए. तो इसका मतलब ओमेगा की नई वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी. ओमेगा आएगी 10 to the power 6 इंटू 2 पाई. अब रोटेशन पर सेकंड से ये क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकंड. अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं v में. तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? r ओमेगा. डन. अच्छा, अभी मैं r का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको पता चल गया होगा. क्यों? क्योंकि हमने क्या पूछा है? b पूछा है. तो b का फॉर्मूला क्या है? k q v साइन थीटा बाई r स्क्वायर. तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. k q v को क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा इंटू साइन थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर. तो काम क्या हुआ? एक r कैंसिल आउट हो गया. तो हमारा इसका मतलब कंक्लूजन क्या बचेगा? ये बचेगा k q ओमेगा बाई साइन बाई r. साइन हट गया, साइन 90 हो गया 1. सर 1 हाँ, तो ये साइन 90 हो गया 1. तो ये आ गया हमारा. अब फॉर्मूला रख दो यार b का. देखना जल्दी से रखेंगे हम. वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू कितनी है? 10 to the power minus 7. q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इंटू w की वैल्यू कितनी है? 10 to the power 6 इंटू 2 पाई. डन. अपॉन r की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 10 to the power minus 10. क्लियर? तो देखो 10 कैंसिल आउट होगा यहाँ से. 10 to the power 6 और 7 कैंसिल आउट होगा मतलब -1 बचेगा. मतलब टोटल कितना हुआ? 10 to the power minus 10 इंटू क्या क्या मैटर बच रहा है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक 10 बचेगा. सो ये आएगा 1.6 पाई डिवाइडेड बाई 10. समझ आया? तो बी का आंसर आ गया. देखो ये आंसर आ जाएगा 1.6 पाई इंटू 10 to the power minus 11. ठीक है. यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्ला लिख सकते हैं या वेबर पर मीटर स्क्वायर. समझ आया यार सबको कैसे सॉल्व किया? तो देखो दो नई चीजें मिली यार हमें. दो नई चीजें आज हमने बहुत अच्छी सीखी. एक तो हमने ये चीजें सीखी, ये आपको रिवीजन में अच्छे से याद करना है, आपको आगे काम आएंगी बहुत. और ये जो हमने यहाँ पर स्पीड का रिलेशन सीखा है, तो ये चीज हमें काम आई यहाँ पर पक्का. अभी स्पीड वाले में किसी को कोई डाउट? सर फिर से एक्सप्लेन करो ना, मुझे फर्स्ट पार्ट नहीं सुनाई दे रहा था. मतलब ये वाला? हाँ सर. ओके, डायरेक्शन देखे. पहले हमने क्या किया? हमें पता है कि स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की वो तो टेंजेंशियल दिखाएंगे हमेशा.
स्पीड तो टेंजेंशियल होगी और आर इस तरह है, तो वो एंगल हमेशा दोनों के बीच कितना होगा 90। डन। तो ये 90 मतलब साइन 90 क्या हो जाएगा 1, साइन 90 डिग्री क्या बन जाएगा 1। अब बात आई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे होगी, बिकॉज ये एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका अपोजिट होगी, करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज। और राइट हैंड रूल लगा दो, कर योर फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर आएगा अपवर्ड, अबव द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई अबव द प्लेन। ये हो गया हमारा एक आंसर। क्लियर। दूसरा आंसर देखें, दूसरा आंसर है वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में प्रॉब्लम है बेटा इस वी की, कि वी तो नहीं गिवन, उसके जगह पे क्या गिवन है, एक नई चीज गिवन है, दैट इज रोटेशन पर सेकंड। सो मैंने आपको बताया कि रोटेशन पर सेकंड इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड, मतलब हाउ मच एंगल इट हैज कवर्ड। सो मुझे पता है 1 रोटेशन मतलब एक सर्किल, एक सर्किल मतलब 360 डिग्री, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होता है, रेडियन होता है। सो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, क्योंकि पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 टू दी पावर 6 इंटू हमने 2 पाई मल्टीप्लाई किया, तो यूनिट हमारा क्या बन गया रेडियन पर सेकेंड। अब ये कन्वर्जन फार्मूला है, दैट v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। यहाँ से हमने कन्वर्ट करके v को चेंज कर दिया। ये मैंने अच्छा टफ क्वेश्चन उठा लिया है क्योंकि आपको ओमेगा समझाना था। सिंपल क्वेश्चन जिसमें v दिया होगा वो तो आप कर लोगे ना। डन, सबको ओके है? यस सर। ओके चले नेक्स्ट Yes. देखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। ड्यू टू मूविंग चार्ज हमने देख लिया है नंबर 1। नंबर 2 देखें, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर में देखो कई केसेस बनेंगे। नंबर 1 फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर मतलब कितनी लेंथ हमें पता है, आपको समझ आया, फाइनाइट वायर मतलब लेंथ हमें पता है, बहुत लॉन्ग वायर नहीं है। तो फाइनाइट वायर की वजह से देखें, नंबर 1 ये करंट गिवन है कि ये करंट है, और लेट्स से हमें किस पॉइंट पे चाहिए, इस वाले पॉइंट पे चाहिए, तो ये क्या बन जाएगी हमारी आर। डन, क्लियर, ये समझ में आया सबको। अब बिकॉज ये क्या है वायर फाइनाइट है, तो इस पे हमें एंगल भी रखना पड़ेगा। डन, तो एंगल बना लेते हैं यार हम। सोचो इस पॉइंट पे हमें चाहिए, तो हम, आप सोचो आप खड़े हो पी पॉइंट पे, तो आप देखो कि यार ये वायर का टॉप पॉइंट कितनी दूर दिख रहा है, इस एंगल को बोला हमने θ1। ये पॉइंट क्या है टॉप, और ये पॉइंट क्या बनेगा Bottom. बॉटम। तो चेक करो यार कि भाई बॉटम का एंगल कितना है, फाइनाइट वायर है ना, तो एंगल तो देखना पड़ेगा कि कितना है, तभी तो साइन थीटा लगा पाएंगे ना हम। ये θ2 और r हमने ये लिखी दिया है, ये पोजीशन है। तो देखें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू k i बाय r साइन θ1 प्लस साइन θ2। किसी को कोई डाउट, समझ आया? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फॉर्मूला इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। क्या चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पर, वी वगैरह नहीं है, क्योंकि चार्ज नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या डिस्कस कर रहे हैं, वायर डिस्कस कर रहे हैं। तो के आई बाई आर, के मतलब जानते हो ना, हाँ वेयर Sir. कांस्टेंट के 10 है to the power कांस्टेंट, minus इट 7 इज 10 टू द पावर -7। Constant. -7 आर क्या है बेटा यहाँ पर, radius. ए Radius. रेडियस distance कहाँ नहीं, आया, नहीं. डिस्टेंस, Movement of distance of point perpendicular point, to the yeah. wire. So it is a distance, it is a perpendicular distance, remember it is a
perpendicular distance of any point from wire. डन। अच्छा, इसमें भी एक स्पेशल चीज है। सोचो अगर आप वायर की लाइन में आ गए तो θ1 θ2 क्या हो जाएंगे? 0. जीरो। तो ये चीज यहाँ पर मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूँ। समझ आया सबको सर क्या? तो उसमें भी 0 ही हो जाएगा। हाँ, इन द लाइन ऑफ वायर। सर और In the हमें line- हमेशा θ1 और θ2 स्टैंडर्ड एंगल्स देंगे। हाँ, स्टैंडर्ड एंगल्स। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप एकदम समझ जाओगे कि कैसे निकालने हैं। हाँ, so in the line of wire B will be 0। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये वायर है और पॉइंट P यहाँ है, तो BP कितना होगा? 0। कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना दूर है कितना पास है, अगर वायर की एक्सिस पे होगा कभी भी वायर की लाइन में, तो हमेशा क्या होगा पॉइंट पे? 0। समझ आया ये सबको? Yes. अच्छा, अब ये θ1 θ2 को मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में इनको एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्पल सॉल्विंग करेंगे हम, डिफरेंट वायर को लेके, डिफरेंट एंगल्स को लेके। डन? Sir. ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, ये बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है। अभी हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारे, तो आपको यूज समझ में आ जाएगा कि यार इसे यूज कैसे करना है। एक एग्जाम्पल अभी दे दूं क्या? Okay. हाँ sir. ठीक है, तो मुझे लगता है अभी ये सिंपल ही है। या फिर फाइनाइट वायर की जगह मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ दूसरे। मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज ही लिख देता हूँ। इनफाइनाइट वायर, अच्छा इनफाइनाइट वायर मतलब वेरी लॉन्ग भी बोल सकते हैं, वेरी लॉन्ग वायर। अच्छा, अब आप फील करके बताइएगा मुझे। सोचो एक वायर है और ये बहुत दूर है, बहुत इनफाइनाइट है, और आप यहाँ पर आर डिस्टेंस पे हो। यार जब आप एंगल देखोगे, लेट्स से अभी ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, सोचो अगर इनफाइनाइट होगा तो मतलब एंगल कितना हो सकता है? ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। ऑलमोस्ट हाँ 90। almost 90 हो जाएगा। हाँ तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ θ1 क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री। अच्छा, तो सेम चीज तो नीचे भी होने वाला है, यही इनफाइनाइट है तो भाई इनफाइनाइट इधर भी दिखेगी, तो इधर भी वही हाल है। मैक्सिमम जाते जाते इनफाइनाइट मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्स 90. ये जो है 90 तक हो सकता है। तो θ2 भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सर तो फिर वो KI 2KI बाय R स्क्वायर वेरी होगा। गुड यार, वेरी गुड। तो फॉर्मूला बनेगा KI/R, ब्रैकेट में साइन 90 मतलब 1। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसका मतलब साइन 90 डिग्री जो हो जाता है वो होता है 1। देखो आंसर क्या आएगा, 1 हाँ. प्लस 1, 2. मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2KI 2KI/R. KI/R। किसी को कोई डाउट? याद सर करना उसमें यार, R ये नहीं सर. इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अच्छा, अभी क्या होगा, कोई बताएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि K को क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट बाय 4 पाई। हाँ वेरी म्यू गुड यार, नॉट बाय वेरी 4 गुड। पाई लिख म्यू नॉट सकते हैं. बाय 4 पाई। तो कभी कभी क्या होता है, आपको डराने के लिए K नहीं दिखता, आपको म्यू दिख जाता है, तो टेंशन नहीं लेंगे, लिख देंगे म्यू के टर्म्स में। डन? सो 2 K को क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट बाई 4 पाई. 4 पाई आई नॉट बाई R। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू I नॉट बाय आई 2 बाई म्यू 2 नॉट पाई I by आर। 2R. 2 पाई हाँ आर। 2 पाई. अब क्यों स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ये 2 पाई आर देख के लगता है कि ये सर्किल का फॉर्मूला होगा, है ना?
बट ये किसका हाँ। फॉर्मूला है? ये Finite wire. इनफाइनाइट Infinite वायर wire का का। फॉर्मूला है। तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि फाउंडेशन का सबसे टफ चैप्टर यही है। अच्छा, टफ क्यों है? टफ इसलिए नहीं है कि बहुत कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, समझ सब आएगा, भूल जाता है। सारा फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमें भूल जाते हैं, इसलिए आपको कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा फिर ब्रैकेट करता हूं। और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, सेमी इनफाइनाइट वर्ड जानते हो क्या? नहीं सर। यानी infinite by 2. नहीं, इनफाइनाइट बाई 2 भी इनफाइनाइट होगा यार। सेमी इनफाइनाइट, सर सेमी मतलब इनफाइनाइट मतलब वायर इनफाइनाइट है। एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट। हाँ, एक नहीं यार, पता होगा एक सोचो, direction या में। वेरी गुड वेरी गुड। सपोज ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, लेकिन हम सोचो यही इनफाइनाइट पे ही खड़े हैं, तो हमें ये एंड दिख जाएगा ना। इसका मतलब ये है हाँ। कि इनफाइनाइट वायर के अगर हम एक एंड पर हैं, तो वो तो फिर वो इस तरफ इनफाइनाइट नहीं मानी जाएगी ना। इस टाइप के वायर को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, मींस whose one end is known। समझ आया? ओके, हाँ सर. whose one end is known मतलब समझ गए? ये भाई, ये स्टोरी हो गई, ये अपना पॉइंट हो गया, ये नोन है, और ये तो भाई इनफाइनाइट। तो अभी आइडिया मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये पॉइंट और अपना फिर P। उसका B होगा ki by r. तो देखे रुके, तो इस तरीके से इनफाइनाइट है, तो θ2 कितना होगा? बॉटम पॉइंट। 0। अरे θ2 कहाँ जीरो होगा? हाँ, almost. θ2 is almost 90 degree, while θ1 is 0. 0। zero। θ1 is 0 degree। क्लियर? तो अभी इसका मतलब समझ गया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B is equal to KI by R इंटू, एक होगा 0 और एक होगा 1। समझ आया ना? हाँ. सो साइन θ1 आएगा 0, साइन θ2 आएगा 1। क्लियर? हाँ सर. तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा बी का। देखिए फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला सिंपल बनेगा, के आई बाय आर और म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। डन? अच्छा, ये बताओ डायरेक्शन कैसी होगी अगर करंट ऐसे जा रही है? तो बताओ यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की? इनसाइड। इनसाइड को तो ऐसे रट लिए हो, अभी देखो एरो ये है, तो थंब को करो इस तरफ, और जब कर्ल करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पर फिंगर्स इनटू द प्लेन जाएंगी ना। हाँ, एक राइट साइड पे इनटू और लेफ्ट साइड पे अबव. आउट एबव। अगर मैं उल्टा कर दूं तो थंब नीचे जा रहा है, मतलब इस तरफ इनटू होंगी फिंगर्स मेरी। थंब को अगर मैं नीचे करूं और इस तरफ फिंगर्स वापस रिटर्न आउट आएंगी। क्लियर? हाँ सर. और रहेगा एक सर्किल ही, बट प्लेन में अगर बताना है तो इन एंड आउट ही बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके Yes, sir. ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय सर। बाय एवरीवन।